हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर एंड दैट इज कॉलम एंड स्ट्रक्स। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये दोनों चीजें होती क्या। आपके किसी भी मेंबर में, है ना, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर में अगर आपका एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा हो, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, तो उस मेंबर को हम बोलते हैं स्ट्रट। ठीक है, किसी भी मेंबर पे लग रहा हो स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसकी पोजीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, मतलब वो किसी एंगल पे हो, ठीक है, या फिर आपका वर्टिकली प्लेस्ड हो, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब किससे है कि आपका एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा हो। अब पहले तो समझिए ये एक्सियल कंप्रेसिव लोड क्या होता है। सपोज मैं एक कॉलम का एग्जांपल लूं, है ना, तो ये इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है ना, सेंट्रॉइड पास होगा। इसी एक्सिस में अगर कोई लोड लग रहा हो, इसी एक्सिस पर अगर कोई लोड लग रहा हो, तो दैट इज एक्सियल कंप्रेसिव लोड, है ना। अगर इसके इधर उधर कहीं लोड लग रहा है तो ये बोलते हैं हम इसे ई, तो उसे हम बोलते हैं इसेंट्रिक लोडिंग। मतलब कि अगर आपके नॉर्मल लैंग्वेज में अगर सेंट्रोइडल पॉइंट के इधर उधर कोई लोड लग रहा हो तो उसे हम बोलते हैं इसेंट्रिक लोडिंग। तो एक्सियल लोडिंग क्या होगी, एक्सियल लोडिंग उसी पॉइंट के थ्रू अगर कोई लोड लग रहा हो तो उसे हम बोलते हैं एक्सियल लोड, और अगर वो लोड कंप्रेसिव है तो उसे हम बोल देंगे एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो कोई भी मेंबर आपके स्ट्रक्चर का जिसमें एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा हो स्टार्ट हो जाता है। अब अगर इसी मेंबर को आप प्लेस कर दो 90 डिग्री पर, है ना, मतलब ये आपकी सरफेस है और आपने 90 डिग्री पर प्लेस कर दिया है, ठीक है, बाकी कंडीशन यही है, उसमें भी क्या लगना चाहिए, एक्सियल कंप्रेसिव लोड 90 डिग्री में प्लेस कर दिया है, उसे आप बोलेंगे कॉलम। ठीक है, तो कॉलम और स्ट्रट में मुझे लग रहा है कि अब डिफरेंस क्लियर है आपको। स्ट्रट को अगर हमने 90 डिग्री पर प्लेस कर दिया है, स्ट्रट सपोज ऐसे है, कोई मेंबर ऐसे है या कोई ऐसे है, ऐसे है। अब देखो यार, वो कॉमन सेंस की बात है कि अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो उसमें सिर्फ विंड की वजह से आपका कंप्रेसिव लोड आ पाएगा, है ना, और तो किसी तरीके से कंप्रेसिव लोड आप लगा नहीं सकते हो बिल्डिंग में। तो अगर इसको आपने 90 डिग्री पर प्लेस कर दिया है तो वो जो मेंबर बनता है उसे हम बोलते हैं कॉलम। क्लियर है? ओके, अब जल्दी से हम पढ़ लेते हैं कॉलम्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं। तो कॉलम्स आपके मेनली होते हैं, देखिए, वो रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रेपेजॉइडल कॉलम्स, वो क्लासिफिकेशन तो होता ही है, लेकिन जो हमारे काम का है जिसके थ्रू हम डिजाइन करते हैं हम उसकी बात करते हैं। इसमें कॉलम होते हैं आपके शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग कॉलम। ये तीन तरीके के आपके कॉलम होते हैं। ठीक है, अब देखिए किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका कॉलम शॉर्ट होगा, इंटरमीडिएट होगा या लॉन्ग होगा। यार बहुत सिंपल सी बात है, हमारी दो डायरेक्शंस होती है ना। देखो ये जो डायमेंशन है, मैंने आपको बताया था बीम में भी कि जिस एक्सिस पर आपका लोड लग रहा है वो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है ना, दिस वुड बी योर, क्योंकि इसी एक्सिस पे आपकी लोडिंग है ना, तो ये एक्सिस कौन सी बन जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बन जाती है, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होंगी, ठीक है, वो आपकी कैसी बन जाएगी, ये और ये बन जाती है आपकी लेटरल। ठीक है, ओके, तो अगर लॉन्गिट्यूडिनल जो डायमेंशन है वो लिटरल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा, फिर से ध्यान से समझते हैं, दो डायमेंशन है हमारी, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल है, जिस डायमेंशन के थ्रू हमारी लोडिंग है वो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन है, और उसके परपेंडिकुलर दोनों डायमेंशन हमारी लेटरल डायमेंशन है। तो जिस लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन अगर लेटरल के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो कंपैरिजन में, है ना, तो वो कॉलम हो जाता है हमारा लॉन्ग। ठीक है, ये अगर एक पर्टिकुलर लिमिट में हो तो वो हो जाता है शॉर्ट। ठीक है, और उसके बीच में लाई करें तो हो जाता है इंटरमीडिएट। और ये कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ये बताएगा कि आपका डिफरेंस कितना है, उस फैक्टर को हम बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। उस फैक्टर को हम बोलेंगे स्लेंडरनेस रेशियो, और उसको डिनोट करते हैं
लेमडा से, ठीक है। और ये होता है आपका इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन, है ना, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ओके, अब लीस्ट लेटरल डायमेंशन का क्या मतलब है, आपके पास दो लेटरल डायमेंशन है, दो परपेंडिकुलर डायमेंशन होंगी, है ना। सो इन दोनों में जो छोटी है, सपोज मैं अगर ये बुक का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये क्या है लेटरल, और ये क्या है लेटरल। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये और इसमें ये छोटा है, तो ये हो जाएगी हमारी लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ की यार बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल सी आपको डेफिनेशन बताता हूं जो हम आगे चल के प्रूव भी कर लेंगे कि अगर आपका कॉलम जो भी है वो दोनों तरफ से पिन पॉइंटेड, ठीक है, तो उस समय जो आपकी लेंथ होती है ना, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। अभी आप सिर्फ सुन लो, हम आगे जब प्रूफ करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अगर ये वैल्यू आपकी लेस देन 12 है, अगर आपकी ये वैल्यू लेस देन 12 है तो आपका कॉलम हो जाता है शॉर्ट, और अगर ये आपकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है तो ये कॉलम हो जाता है लॉन्ग, और अगर 12 आ जाती है तो कॉलम आपका हो जाता है ना, इसके ये कॉलम हो जाता है आपका इंटरमीडिएट। देखिए इसके हिसाब से तो हमारे सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन बनते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग, और हम वैसे ही डिजाइन करते हैं। बट इंटरमीडिएट होता है अगर हम ये रेडियस ऑफ जायरेशन के हिसाब से देखने लगे, कि मतलब सब रेडियस ऑफ जायरेशन कब आता है, जब कभी बेंडिंग होती है ना, मतलब कि कर्वेचर चेंज होता है, जब भी लोड लगाओ और कर्वेचर चेंज हो जाए। बीम में क्या होता है, बेंडिंग होती है। कॉलम्स में क्या होते हैं, क्रिपलिंग होती है या बकलिंग जिसे हम बोलते हैं, हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे उसे। बकलिंग का मतलब जैसे आपने लोड लगाया है ना, सो लॉन्गिट्यूडनल लोड की वजह से लिटरली कुछ चेंज आ जाए, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज ये स्केल है ना, ये लॉन्ग कॉलम है, तो अगर मैंने यहाँ पर ऊपर से लोड लगाया और ये ऐसे हो गया, मतलब लॉन्गिट्यूडनल लोड लगाने, मतलब एक्सियल लोड लगाने की वजह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसे हम बोलते हैं बकलिंग या क्रिपलिंग, है ना। सो अगर ये बकलिंग हो जाती है तो मतलब ये कर्वेचर बन गया, और ये कर्वेचर बनेगा तो इसका मतलब कोई रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, है ना। अब रेडियस ऑफ जायरेशन अगर हो जाता है तो उसके हिसाब से हमें वैल्यू मिलती है। लॉन्ग के लिए हो जाता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन, ये वैल्यू 120, ठीक है, ये होनी चाहिए 30 से कम फॉर शॉर्ट कॉलम, है ना। इसके लिए 30 से 120 के बीच में आपका इंटरमीडिएट हो जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है आपका लॉन्ग कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन क्लियर है, शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम और लॉन्ग कॉलम का। अब हम पढ़ते हैं कि इनमें फेलियर कैसा होगा, क्योंकि यार हमारा काम तो वही है ना। अगर हमें ये पता चल जाए कि कैसे कैसे ये फेल कर रहे हैं तो हम उन्हें बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना। सो हमें वो पता चलना चाहिए, और फिर उस फेलियर पे लोड क्या होगा हमारा वो पता चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट कॉलम्स की। देखिए शॉर्ट कॉलम्स क्या है, इसमें सिलेंडर लेस रेशियो आपका लेस देन 12, ठीक है। अब वो कॉलम फेलियर इनमें कैसा होता है कि सपोज मैं ये कॉलम बनाता हूं, ठीक है, और इसमें एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लोड लगाओगे तो ये बकल नहीं हो, क्योंकि इसमें हाइट ही इतनी नहीं है। अब सपोज मैं एग्जांपल ले रहा था, ये क्या है, लॉन्ग कॉलम है, तो इसमें बकलिंग हो जाती है। अगर मैं सिर्फ इस कॉलम की बात करूं तो इसमें लोड लगाओ तो इसकी जो लेटरल डायमेंशन है लॉन्गिट्यूडनल के रिस्पेक्ट में उतनी कम नहीं है ना, कि ये बकल कर जाए लोड लगाने से। तो क्या होगा, अगर आप ज्यादा लोड लगाओगे तो क्या होगा, इसमें इसका जो मटेरियल है वो बाहर निकलने लगेगा। ज्यादा लोड लगाओगे, नीचे से जो सपोर्ट है ना कॉलम में, आपने यहां से लोड लगाया, लोड लगा दो आप, ज्यादा लोड लगाओगे तो क्या होगा, मटेरियल बाहर निकलने लगेगा, जिसे हम बोलते हैं क्रशिंग,
जिसे हम बोलते हैं क्रशिंग। ठीक है। सो जब शॉर्ट कॉलम में हम लोड लगाते हैं और वो फेलियर की तरफ बढ़ जाता है लोड, तो हमारा फेलियर कैसा होता है, इसमें क्रशिंग फेलियर होता है। तो हमें लोड निकालना पड़ेगा क्रशिंग कि किस लोड पर क्रशिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि हमें पता रहे कि हमें उससे कम ही लोड निकालना है ना। और वो लोड होता है दिस मल्टीप्लाइड बाय के। इस क्रशिंग लोड क्या हो गया, एफसी। यहां पर ये क्या है, क्रशिंग स्ट्रेस है ना, एफ सी। और ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्शन। ठीक है। अब यार ये जो है ना, यूनिफॉर्म सेक्शनल एरिया होना चाहिए। ये कुछ एजम्पशंस हैं, तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको कि जो एरिया है वो होना चाहिए यूनिफॉर्म सेक्शनल एरिया। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेस नहीं मिल पाएगी, है ना। अगर सपोज ये एरिया ऐसा है, कुछ ऐसा है, तो ये अलग अलग स्ट्रेस होगी यहाँ पर क्रशिंग की, है ना। और अगर अलग अलग स्ट्रेस होगी तो आपको ये एक डेफिनेट स्ट्रेस नहीं मिलेगी। इसीलिए जो एरिया होना चाहिए दैट इज यूनिफॉर्म सेक्शनल एरिया होना चाहिए, है ना, ताकि हमें एक पर्टिकुलर क्रशिंग स्ट्रेस मिल पाए। ठीक है। और इसीलिए बिकॉज ये एक हम देखते हैं यूनिफॉर्म एरिया के लिए, तो इसीलिए हम कभी कभी यहां बोल देते हैं कि ये अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस। ठीक है। तो हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या आ गई, अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्लियर है। इसमें इतना ही है, शॉर्ट कॉलम में उतना ज्यादा कोई सीन है नहीं। हमें पता है वैसे भी क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। यहाँ से लोड इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है ना। स्ट्रेस यहाँ पर अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस हो गई और एरिया क्या है, यूनिफॉर्म सेक्शनल एरिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग कॉलम की, है ना। लॉन्ग कॉलम के लिए मैंने आपको एग्जांपल स्केल का देके दिखा दिया है। लॉन्ग कॉलम का फेलियर किसमें होता है, बकलिंग। लॉन्ग कॉलम, है ना। और लॉन्ग कॉलम का फेलियर किसमें है, ये होता है बकलिंग। और बकलिंग क्या होता है, बकलिंग होता है कि एक्सियल लोड लगाओ और आपका कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, है ना। ठीक है। दैट इज बकलिंग इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अब हमें निकालना है बकलिंग लोड। अब बकलिंग लोड क्या होगा, बकलिंग लोड होगा वो लोड, बकलिंग लोड होगा वो लोड जिस पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, है ना। लोड एट विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट अकर, है ना। वो लोड जिस पर आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वो लोड क्या हो जाएगा आपका, वो लोड हो जाएगा आपका बकलिंग लोड। ठीक है। हमें ये बकलिंग लोड निकालना है और हमारे लिए काम आसान कर दिया। एक साइंटिस्ट थे नेम दी यूलर, तो उन्होंने यूलर्स थ्योरी दी फॉर बकलिंग लोड, यूलर्स थ्योरी दी फॉर बकलिंग लोड। ओके। और उनके हिसाब से जो हमारा बकलिंग लोड होता है वो होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव टू दी होल स्क्वायर। ठीक है। सो यूलर्स थ्योरी के हिसाब से जो हमारा बकलिंग लोड होता है दैट इज पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव टू दी होल स्क्वायर। अब ये जो इफेक्टिव लेंथ है ये डिपेंड करती है कि आपके कॉलम की एंड कंडीशंस क्या है ना, वो कैसे सपोर्टेड है। ठीक है।
सो मुझे लग रहा है पहले आप इतना देख लो, है ना, कुछ सेकंड्स अपने आप को टाइम दो। यहाँ तक अब हम लॉन्ग कॉलम डिजाइन कर रहे हैं, हमें पता चल गया है लॉन्ग कॉलम कैसे फेल करता है, बकलिंग में फेल करता है। बकलिंग क्या होता है, जैसे ही एक्सियल लोड लगाया हमने तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे हम बोलते हैं बकलिंग। अब हमें निकालना है बकलिंग लोड, तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरी है, दैट इज यूलर्स थ्योरी। एंड यूलर्स थ्योरी सेज कि आपका बकलिंग में लोड पाई स्क्वायर ई अपॉन एल इफेक्टिव टू द होल स्क्वायर होता है, और जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो आपकी डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, सपोर्ट कंडीशन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने लॉन्ग कॉलम में सपोर्ट कंडीशन। ओके, सो मेनली देयर आर 4 सपोर्ट कंडीशंस। नंबर 1, आपका कॉलम दोनों साइड से इज पिन पॉइंटेड और हिंज्ड, पिन पॉइंटेड और हिंज्ड। अब देखिए इसमें क्या है कि सपोज आपका कॉलम ठीक है यहाँ पिन पॉइंटेड है या फिर हिंज कर दिया गया है ना, इसका मतलब क्या है, इससे हमें एंड कंडीशंस कौन सी मिलेंगी, दिख रहा है, एंड कंडीशंस। अगर ये पिन पॉइंटेड है ना, तो मतलब कि अगर मैं एक सेक्शन कट कर लेता हूं यहां से, सपोज दिस इज x और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, ठीक है, तो अगर हम x = 0 पर बात करते हैं तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि यही यहां से तो आपके पिन पॉइंटेड है ना। एंड कंडीशंस मतलब दोनों साइड्स आपकी क्या है, पिन पॉइंटेड है। और सिमिलरली अगर मैं पूरी लेंथ इसकी l है, तो अगर मैं x = l की भी बात करता हूं तब भी y = क्या होगा, 0, है ना। तो इसकी अगर एंड कंडीशंस की बात करो आप, जब कॉलम आपके पिन पॉइंटेड है तो क्या होगा, x = 0 पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और x = l पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि दोनों तरफ से पिन पॉइंटेड। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारा कॉलम एक तरफ से फिक्स है, फिक्स्ड एट वन साइड एंड फ्री एट अनदर, ठीक, ओके। क्या होगा अब इसमें, सपोज ये आपकी कॉलम की कंडीशन, ठीक है, यहां से आपने लोड लगाया है और जैसे ही आप लोड लगाओगे क्या होगा, इस तरीके से कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, सपोज एक सेक्शन मान लो, ये डिस्प्लेसमेंट सपोज y है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्प्लेसमेंट a है ना। हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, आगे हम प्रूव करेंगे, सिर्फ बात करते हैं एंड कंडीशंस की। एंड कंडीशंस क्या क्या बनेंगे, एट x = 0 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा क्या कुछ, है ना, क्योंकि वहां से तो फिक्स है, तो एट x = क्या होगा, x = 0 पर क्या होगा, y = 0, ठीक है। अब ये फिक्स है ना, तो यहाँ पर जब भी फिक्स होता है तो कोई स्लोप भी नहीं आता है हमारा, है ना, ठीक है। स्लोप आपका यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, एट x = 0 और स्लोप क्या होता है, dy/dx, ये भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और हमें एंड कंडीशंस क्या क्या पता है, अगर आपका x = l हो जाता है, मतलब आप यहां पर पहुंच जाते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, a, है ना, तो x = l, y = क्या होगा, a, मतलब ये 3 कंडीशंस होंगी जब आपका कॉलम एक साइड से फिक्स है और दूसरे साइड से फ्री। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, जब आपका कॉलम दोनों साइड से फिक्स्ड है, ओके, सो कॉलम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, है ना। अब आपको खुद ही पता है, अभी आपने एक
साइड से फिक्स्ड की कंडीशन हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अगर दोनों साइड से फिक्स हैं तो क्या होगा, इस तरीके से और ऐसे लोडिंग। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बकलिंग पैटर्न होगा इसका, है ना, क्योंकि जहां से फिक्स है वहां से तो कोई, वहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा आगे से आगे स्टार्ट होगा, जैसे फिक्स है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने रस्सी खींच के बांधी हुई है, जो कपड़े बांधने वाली रस्सी होती है, तो वो जहां से बांधा हुआ है वहां से डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, और अगर उसे फिक्स कर दो, वो तो हमारा पिन पॉइंटेड है ना, ऐसे ही बांधा होता है। अगर आप उसे किसी तरह फिक्स कर दो तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। तो सपोज ये सेक्शन है, ये y है डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज x। तो इट x इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, y जीरो होगा, एंड x इज इक्वल टू एल भी क्या होगा, y इज इक्वल टू जीरो होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए ये एंटी कंडीशंस, आई होप कि सबको समझ में आ रही हैं, है ना। अब देखिए दोनों तरफ आपका क्या होगा, स्लोप भी नहीं होगा, है ना। तो एट x इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, dy बाई dx भी क्या होगा, जीरो होगा। x इज इक्वल टू एल भी पुट कर सकते हो, dy बाई dx जीरो, आपकी मर्जी है, वो भी एंड कंडीशन है, बट हमारा इन तीनों से काम हो जाता है। क्लियर है, ओके। अब लास्ट कंडीशन आते हैं कि आपका एक तरफ फिक्स है और दूसरी तरफ पिन पॉइंटेड है। That fixed at one side and pinpointed at ठीक है, कैसे होगा, ये आपका कॉलम है, इधर से फिक्स है सपोज, और इधर से क्या है, पिन पॉइंटेड है। आपने लोड लगाया, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपका बने, है ना। सपोज ये आपका x है, तो ये डिस्टेंस आपकी x हो जाती है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y होता है। एंड कंडीशन सिंपल है, एंड कंडीशंस एट x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, एट x इज इक्वल टू l, क्योंकि पिन पॉइंट पे था तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे नहीं होगा, एंड एट x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे फिक्स है तो स्लोप भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, अगर ये फिक्स होता तो 100% स्लोप, यहाँ पर भी जीरो होता है, लेकिन ये पिन पॉइंटेड है तो कुछ स्लोप होगा, लेकिन जैसे ही आप फिक्स कर देते हो तो स्लोप आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हमारे पास 4 केस है, हमने चारों केस के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम इन सारे केसेस के लिए निकालेंगे अपना क्रिपलिंग लोड। ओके, okay, so case 1 is column is pin pointed at both ends. Both the ends are pin pointed or hinged. Okay, बना लेते हैं फटाफट। यहाँ तक दिखेगा आपको। सो सपोज देयर इज अ कॉलम, ओके, तो एक कॉलम बनाते हैं और इसमें लोड लगाते हैं P। ठीक है, तो नीचे भी क्या होगा, रिएक्शन आएगा इसका, जहाँ से भी सपोर्टेड है। ठीक है, और इस लोड P की वजह से क्या होगा, बकलिंग होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग कॉलम्स की। ठीक है, यहाँ से हम एक सेक्शन ले लेते हैं, दैट इज XX, जिसकी डिस्टेंस है आपकी सपोर्ट से x, और जहां पर डिफ्लेक्शन आपको मिलता है 5, राइट। ओके, तो आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से पता है दैट m इज इक्वल टू व्हाट, EI d2y बाई dx। ओके, ये आपको पता है। ठीक है, अब मूवमेंट देखिए इस सेक्शन में कितना हो जाएगा मूवमेंट। ठीक है, आपको ऊपर से लेना है, ऊपर से ले लो, नीचे से लेना है, नीचे से ले लो। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा हमारा डिस्टेंस, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी वाई, दिस इज इक्वल टू ई आई d2y बाई dx। ऑलराइट,
ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ई आई इधर ले आएंगे और इसको लेके इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx2 प्लस p अपॉन ई आई y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन होता है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, अगर सपोज ये y होता है ना, तो ये आपका अंडर रूट में चला जाता है, जो भी टर्म है इसके साथ कांस्टेंट में होता है, और सॉल्यूशन क्या होता है इसका, c1 cos x अंडर रूट p अपॉन ई आई प्लस c2 sin x अंडर रूट p अपॉन ई आई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, y। ये आ जाता है आपका y इज इक्वल टू c1 cos x, दिस इज इक्वल टू y। ये है इसका सोल्यूशन। यहाँ पर c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, अब इंटीग्रेशन लेकर आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। c1 एंड c2 आर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इनकी वैल्यूज हमें कहाँ से मिलेंगी, वो मिलेंगी हमें एंड कंडीशंस में। और एंड कंडीशन इस केस के लिए हम पढ़ चुके हैं, है ना। पहली एंड कंडीशन क्या है, एंड कंडीशंस अगर हम लगाते हैं तो फर्स्ट एंड कंडीशन इज एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, पिन पॉइंटेड है तो यार डिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, है ना, स्लोप है यहाँ पर। एट x इज इक्वल टू 0 देयर वुड बी सम स्लोप, ठीक है, बट डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर ये फिक्स होता तो यहाँ पर स्लोप भी नहीं होता। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करिए, cos 0 इज 1 तो c1 आ जाएगा यहाँ से, c2 इज इक्वल टू sin 0 इज 0 तो ये पूरा टर्म 0 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पर क्या आ गया, c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अब दूसरी एंड कंडीशन लगाते हैं। एट x इज इक्वल टू l y इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, c1 तो 0 हो गया है तो ये वाला टर्म 0 हो गया हमारा। ये क्या आ जाएगा, c2 sin l अंडर रूट p अपॉन ई आई, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो c1 0 हो चुका है, c2 भी अगर, इसका मतलब क्या है, या तो ये टर्म 0 है और या तो ये टर्म 0 है। तो c2 0 हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है c2 0, क्योंकि अगर c2 भी 0 हो जाएगा तो y 0 आ जाएगा। बट क्लियरली हमें पता है कि बकलिंग है तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन है तो मतलब y 0 नहीं हो सकता है। सो ये तो 0 नहीं होगा, तो क्या 0 होगा, साइन l अंडर रूट p अपॉन ई आई, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइन की वैल्यू आपकी 0 कहाँ कहाँ पर होती है, साइन की वैल्यू आपकी 0 होती है, यानी l अंडर रूट p अपॉन ई आई, ये आपका होगा 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, है ना, एंड फॉर ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे लीस्ट जो पॉसिबल वैल्यू है वो ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, लिखा रहने दीजिए इसे, l अंडर रूट p अपॉन ई आई, दिस इज इक्वल टू पाई। यहीं से क्या हो जाएगा, l स्क्वायर p अपॉन ई आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। ठीक है, इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्मूला। अगर इसी को आप कंपेयर करते हैं यूलर्स फॉर्मूले से, है ना, तो हमारा यूलर्स क्या था, यहाँ पर देखिए यूलर्स की जगह जो बकलिंग लोड था हमारा यूलर्स थ्योरी में वो क्या था, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पर एल क्या था, एल क्या था, इफेक्टिव लेंथ। कंपेयर करिए यहाँ से, तो यहाँ से कंपेयर करने से आपको क्या मिल जाता है, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन मैं आपको बता रहा था। इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है जो हमें पिन पॉइंटेड केस में बकलिंग लोड देती है। ठीक है, अगर आपको इफेक्टिव लेंथ की डेफिनेशन बहुत छोटी सी समझनी हो, ठीक है, तो दैट इज इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ ऑफ अ पिन पॉइंटेड कॉलम, जिसके दोनों सेक्शन पिन पॉइंटेड हो। ठीक है, और वहां पर वो लेंथ जो बकलिंग लोड है।
ठीक है, उस लेंथ को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्लियर है? आई होप कि बहुत आसान सी चीजें हैं, समझ में आ रही है सभी को। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं फटाफट अपने, जिसको भी नोट करना है आप प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज नेक्स्ट केस। One end is fixed and another is free. Second case, one end is fixed and another is free. चलिए फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं इसका, यहाँ तक विजिबल है आपको, ठीक है। अब जैसे इस पे लोड लगाओगे आप, तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल फिक्स रहेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से ठीक है, तो ये लोड यहाँ पर आ जाएगा। फिर से हम एक सेक्शन मानते हैं यहाँ से एट अ डिस्टेंस x, और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है दैट इज y, और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है ये a। ओके, पूरी तरीके से क्लियर है। दिस इज सेक्शन x। फिर से जल्दी से फटाफट मूवमेंट निकालते हैं। m इज इक्वल टू व्हाट, e डी2 y बाई dx2, है ना। और यहाँ पर m क्या होगा इस सेक्शन पे। अब देखिए सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि जहां पर आपका सेक्शन, अगर देखो यहाँ पर फिक्स है तो यहाँ पर एक मूवमेंट की भी रिएक्शन आती है। अगर यहाँ पर भी आपका ये मूव नहीं कर पाता, ठीक है, अगर ये मूव नहीं कर पाता तो क्या होता, तो फिर हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मिलता, ठीक है। लेकिन अगर ये मूव कर जा रहा है तब तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लोड अगर सपोज यहाँ पर P है, ये भी P है, तो क्या हो जाएगा PA माइनस PY, है ना। यही तो आपका मूवमेंट होगा। जो डिफ्लेक्शन A है, अगर सेक्शन तक पहुंचोगे तो क्या होगा, एक तो हमें PA मिलेगा माइनस PY इज इक्वल टू E d2y बाई dx2, है ना। यहां से d2y बाई dx2 क्या आ जाता है, दिस इज इक्वल टू P A माइनस y डिवाइडेड बाई EI d2y बाई dx2, P अपॉन EI इंटू A माइनस y, ठीक है। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा PA अपॉन EI माइनस PY अपॉन EI। ओके, ये फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। और इसका सोल्यूशन होता है, बाकी तो सोल्यूशन आपका सेम होगा, सिर्फ हमारे पास ये कांस्टेंट है, तो P अपॉन EI का डिवाइड होता है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर A, ठीक है। ये मुझे लगता है शायद इंटीग्रेशन आप सभी लोगों को आता है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा C1 cos x अंडर रूट P अपॉन EI प्लस C2 sin x अंडर रूट P अपॉन EI, है ना। और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका है प्लस, ठीक है। इसको हम पूरा इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा d2y बाई dx2 प्लस py अपॉन EI माइनस PA अपॉन EI, और उसका सोल्यूशन होगा। ओके, अब फटाफट एंड कंडीशंस हमने पढ़ चुके हैं इसकी। तो फर्स्ट एंड कंडीशन क्या होगी, पहली एंड कंडीशन आपको पता है, दैट इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, C1 बचेगा cos 0, ये वाला टर्म 0 a, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू C1 प्लस a, तो यहाँ से C1 आ जाएगा आपका माइनस a,
C1 आपको मिल जाएगा -A। ओके, चलो नेक्स्ट एंड कंडीशन 2 क्या था, एट x इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका फिक्स होता है तो जो हमारा स्लोप होता है वो भी क्या होता है, 0। देखो यहाँ पर हमें कोई स्लोप नहीं मिल रहा है, इसका बकलिंग पैटर्न ऐसा ही होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फटाफट निकाल लो dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या है, C1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, C1 की वैल्यू है तुम्हारी -A। ओके, पहले तो dy बाई डी एक्स निकालो, इसका क्या होगा, C1 cos का क्या होता है माइनस साइन x, और x में जो कांस्टेंट होता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज ax का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, a, x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर a का अलग से एक बाहर कॉमन हो जाता है। तो ये कांस्टेंट कितना है, अंडर रूट पी अपॉन ई आई, तो ये क्या होगा, C1 अंडर रूट पी अपॉन ई आई, है ना। और कॉस का क्या होता है, साइन माइनस साइन, तो साइन x अंडर रूट पी अपॉन ई आई, ठीक है, प्लस C2 साइन, साइन का क्या होता है, कॉस होता है ना, लेकिन कांस्टेंट बाहर आएगा तो यहाँ भी कांस्टेंट बाहर आएगा, अंडर रूट पी अपॉन ई आई इंटू साइन है तो कॉस x अंडर रूट पी अपॉन ई आई, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का होता है 0। ओके, चलिए अब क्या है, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, साइन 0 0, C1 वाला टर्म 0 हो गया, cos 0 1, है ना, C2 अंडर रूट पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू 0, C2 अंडर रूट पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, यहां से हमारे पास आ गया C2 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड एंड लास्ट एंड कंडीशन क्या है हमारी, एट x इज इक्वल टू n, y इज इक्वल टू क्या है a, ये है हमारी नेक्स्ट एंड कंडीशन। देखिए x इज इक्वल टू l, यहां पर पहुंचोगे तो टोटल डिस्टेंस इसकी क्या है, दिस इज l। तो जब x इज इक्वल टू l आप चले जाओगे तो आपका डिफ्लेक्शन कितना है, a, पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू a, C1 इज इक्वल टू -a, ठीक है। cos x की जगह क्या पुट करोगे, n अंडर रूट p अपॉन ई आई, है ना, C2 इज 0 तो 0 प्लस a, है ना, ये इधर जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, क्या है, cos l अंडर रूट p अपॉन ई आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा है। ओके, चलो थोड़ा सा मैं मूव करा देता हूं इधर ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ओके, अब क्या है, cos की वैल्यू 1 कहां कहां पर होती है, ठीक है, ये होती है हमारी पाई बाई 2 पर, ठीक है, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, l अंडर रूट p अपॉन ई आई इज इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, है ना। लीस्ट वैल्यू ले लेते हैं तो l अंडर रूट p अपॉन ई आई दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2, स्क्वायर कर दो, l स्क्वायर p अपॉन ई आई दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहां से अगर p की वैल्यू निकालो, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4 एल स्क्वायर। तो जब आपका एक तरफ फिक्स होगा और दूसरी तरफ फ्री होगा तो आपकी जो लोड की वैल्यू आएगी, जो बकलिंग लोड की वैल्यू आएगी, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे कंपेयर करो, p इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर से, ठीक है। तो एल इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर,
तो यहाँ से L इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2L, यानी इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर कितनी बन जाती है 2L बन जाती है। और ये कहाँ से आया है, ये आया है यूलर्स थ्योरी से, जो यूलर्स थ्योरी में हमारा बकलिंग लोड का फॉर्मूला है, राइट है ना। तो ये हो गया है हमारा सेकेंड केस, जब आपका वन एंड इज फिक्स्ड एंड अनदर इज फ्री। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने थर्ड केस में, एंड वेयर बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, जब हमारे दोनों एंड क्या है फिक्स्ड है। कुछ ऐसा, ठीक है, ओके। तो सपोज यहाँ पर लोड P लग रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों तरफ आपका मूवमेंट भी आएगा, है ना। सपोज इधर ऐसे मूवमेंट है एंड इधर ओके। अब यहाँ पर फिर से हमने क्या किया है, एक सेक्शन ले लिया है, दैट इज x डिस्टेंस पर, और यहाँ पर हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो है फाई। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर मान लिया हमने ये जो मूवमेंट है दैट इज m नॉट सब मूवमेंट। ओके, फटाफट में ज़्यादा अब आपको पता है क्या करना है, m इज इक्वल टू ई आई d2y बाई dx2, है ना। m इज इक्वल टू वॉट, m नॉट माइनस पी वाई इज इक्वल टू ई आई d2y बाई dx2, है ना। तो मूवमेंट था तो डायरेक्टली पुट कर दिया, और p की वजह से जो आपका x सेक्शन पे मूवमेंट आएगा दैट इज माइनस पी वाई। ठीक है, ओके। सो d2y बाई dx2 दिस इज इक्वल टू m नॉट अपॉन ई आई माइनस ई अपॉन ई आई इंटू वाई। ठीक है, इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू सी, और ये बन जाती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब पी अपॉन ई आई से डिवाइड करते थे, है ना, तो यहाँ पर पी नहीं है तो एम नॉट अपॉन पी बचेगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है y इज इक्वल टू c1 cos x अंडर रूट p अपॉन ई आई प्लस c2 sin x अंडर रूट p अपॉन ई आई प्लस m नॉट अपॉन p। ठीक है, ये हो जाता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें जरूरत तो देखो पड़ेगी क्योंकि फिक्स है, और हमें एंड कंडीशन में हमने पढ़ा है कि स्लोप की जरूरत पड़ती है, तो यार हम यहीं पर निकाल लेते हैं ना, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। माइनस c1 कॉस का साइन भी होता है माइनस में, और अंडर रूट पी अपॉन ई आई बाहर आ जाएगा, तो साइन x अंडर रूट पी अपॉन ई आई प्लस c2 अंडर रूट पी अपॉन ई आई एंड साइन का कॉस में कॉस x अंडर रूट पी अपॉन ई आई। ओके, ये हमारा कांस्टेंट है तो इसलिए 0 हो गया है। अब लगा देते हैं फटाफट एंड कंडीशंस। पहली एंड कंडीशन कॉमन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 cos 0। ठीक है, और cos 0 क्या हो जाएगा हमारा 1, sin 0 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा c1 प्लस m नॉट p इज इक्वल टू 0, c1 प्लस m नॉट p इज इक्वल टू 0, c1 प्लस m नॉट
सॉरी एम नॉट अपॉन पी इज इक्वल टू सी। है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस एच अपॉन पी, है ना। C1 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एच अपॉन, ठीक है। चलिए दूसरी एंड कंडीशन लगाते हैं हम फटाफट। दूसरी एंड कंडीशन क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पुट कर दो तो जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, साइन जीरो जीरो वाला टर्म जीरो, ये वाला क्या बचेगा, सी टू अंडर रूट पी अपॉन ई आई, है ना। सी टू अंडर रूट पी अपॉन पी आई, ये क्या हो जाएगा जीरो, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। C2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारी जीरो, ठीक है। तो C1 आ गया माइनस एच अपॉन, सॉरी माइनस एम नॉट अपॉन पी, माइनस एम नॉट अपॉन पी, और C2 आ गया हमारा जीरो, राइट, ओके। अब क्या है, तीसरी एंड कंडीशन लगा देते हैं, है ना। तीसरी एंड कंडीशन हमारी क्या होगी, एट एक्स इज इक्वल टू एल, वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों तरफ फिक्स्ड है। अगर दोनों तरफ फिक्स्ड है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू एल, वाई इज इक्वल टू जीरो लगा दो, तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू C1 की वैल्यू पुट कर दो, माइनस एम नॉट अपॉन पी cos L अंडर रूट P अपॉन ई आई, ओके। C2 तो जीरो हो जाएगा, प्लस एम नॉट अपॉन पी, ओके। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा cos L अंडर रूट P अपॉन ई आई, दिस इज इक्वल टू, देखो एम नॉट पी ये इधर लेके आएंगे, ये कट जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 1, है ना। और ये 1 यहाँ पर क्या है, तो L अंडर रूट P अपॉन ई आई, ये वैल्यू आ जाएगी कहाँ पर, cos 0 पर 1 होता है, 2 पाई पर 1 होता है, और 4 पाई पर 1 होता है, ठीक है, ओके। अब इसको हम थोड़ा सा मूव करा देते हैं, तो 2 पाई वैल्यू लो, तो ये क्या हो जाएगा, L अंडर रूट P अपॉन ई आई इज इक्वल टू 2 पाई, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन ई आई, सॉरी पी अपॉन ई आई, दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ओके। यहाँ से पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब इसको यूलर्स फॉर्मूले से कंपेयर करूं, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को, तो यहाँ से एल ई क्या आ जाता है, इफेक्टिव लेंथ एल बाई, तो अगर आपकी दोनों तरफ फिक्स्ड है ना, यानी आपकी सपोर्ट कंडीशन दोनों तरफ फिक्स्ड है, तो आपका जो इफेक्टिव लेंथ आता है वो आता है एल बाई, ऑलराइट, ओके। तो अब हम जल्दी से करते हैं लास्ट पार्ट अपना, एंड दैट इज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अनदर इज हिंज्ड। Okay, so last is one end is fixed and another is hinged. Okay, ये प्रूफ कराना था, इस वजह से थोड़ा लेंदी हो गया है लेक्चर,
ओके, इसे बना लेते हैं डायग्राम्स को, एक तरफ फिक्स कर देते हैं, दूसरी तरफ हिंज कर देते हैं, तो ये पैटर्न कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। यहाँ पर यहाँ पर हम लोड लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर यार आएगा मूवमेंट, है ना। ओके, अब इस मूवमेंट की वजह से हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी मिलेगा, जिसको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, वो रिएक्शन निकाल के देखो। यहाँ पर मूवमेंट आएगा एक, और उस मूवमेंट की वजह से हमें मिलेगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। ये आएगा आपका, यहाँ से सपोज एक्स डिस्टेंस मान लिया है, और ये आपका वाई, है ना। ओके, ये लोड है आपका P, जल्दी से करते हैं। यहाँ पर m इज इक्वल टू ई आई d2y बाई dx2, है ना। यहाँ पर m क्या होगा, पहले तो P से निकालेंगे तो माइनस पी वाई हो जाएगा, है ना, प्लस h से। तो एक बार h का l, और इस सेक्शन पे ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, टोटल क्या है, टोटल डिस्टेंस है l, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x। तो अगर इसका मूवमेंट इस पॉइंट पर निकालोगे तो कितना आएगा, h इंटू एल माइनस एक्स, तो प्लस h इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ई आई से डिवाइड कर देते हैं h अपॉन ई आई, ठीक है। उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसका फिर से जो कंपोनेंट है उसमें पी अपॉन ई आई का क्या होता है, डिवाइड होता है। ई आई आई तो कैंसिल हो जाएगा, एच अपॉन पी एल माइनस एक्स बचेगा। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा C1 cos पी अपॉन ई आई प्लस C2 sin एक्स अंडर रूट पी अपॉन ई आई प्लस एच अपॉन पी एल माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, एंड दैट इज y स्क्वायर, ठीक है। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फटाफट लगाते हैं एंड कंडीशंस। मैं थोड़ा सा ये वाला तेज कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग पहले ही 3 कंडीशंस कर चुके हैं और बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 होगा, तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। x 0 cos 0 इज 1, बचेगा C1 प्लस C2 sin 0 0 प्लस h अपॉन p l माइनस 0 l, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से C1 आ जाएगा माइनस h अपॉन p इंटू l, ओके। दूसरी एंड कंडीशन dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले तो dy बाई dx निकाल लो, सेम आएगा जैसे पिछली बार किया था, माइनस C1 अंडर रूट p अपॉन ई आई कॉस है ना, तो ये हो जाएगा साइन x अंडर रूट p अपॉन ई आई, ओके। इसका क्या होगा प्लस C2 अंडर रूट p अपॉन ई आई इंटू साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस अंडर रूट p अपॉन ई आई, एक्स अंडर रूट p अपॉन ई आई, ठीक है। अब h अपॉन p l माइनस एक्स का क्या होगा, h अपॉन h l अपॉन p, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, बचेगा किसका h x अपॉन p माइनस एच एक्स अपॉन p, इसका क्या होगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा h अपॉन p और x का 1, तो माइनस h अपॉन p, ओके। ये हो गया हमारा dy बाई dx, ओके। अब दूसरा एंड कंडीशन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 dy बाई dx क्या है 0, पुट कर दो x इज इक्वल टू 0 साइन 0 0, है ना, cos 0 1, बचेगा क्या C2 0 इज इक्वल टू C2 अंडर रूट p अपॉन ई आई माइनस h अपॉन p, ठीक है। तो C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
C2 इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन P अंडर रूट EI अपॉन P, दैट वुड बी योर C2। ठीक है, यहाँ पर उल्टा जाएगा तो अंडर रूट EI उधर चला जाएगा, P इधर आ जाएगा। नाउ लास्ट एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि हिंस्ड है, यहाँ पर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। पुट कर दो C1 की वैल्यू, सबसे पहले cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो माइनस HL अपॉन P माइनस HL अपॉन सॉरी x इज इक्वल टू L होगा ना, यहाँ पर वो तो पुट कर चुके हैं, x माइनस HL अपॉन P cos L अंडर रूट P अपॉन EI, ओके, प्लस C2 प्लस H अपॉन P अंडर रूट EI अपॉन P एंड साइन L अंडर रूट P अपॉन EI, है ना, एंड प्लस H L माइनस H से, तो L माइनस L क्या हो जाएगा 0, so this will be equal to 0। ओके, सो चलिए इधर घुमा लेते हैं इसे। पहले तो H अपॉन P क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, है ना, मतलब 0 से डिवाइड होगा, वो अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा इधर L। ठीक है, अगर हम अंडर रूट E अपॉन P को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा L इंटू अंडर रूट EI, सॉरी अंडर रूट P अपॉन EI, दिस इज इक्वल टू साइन L अंडर रूट P अपॉन EI डिवाइडेड बाई कॉस L अंडर रूट P अपॉन EI, तो क्या हो जाएगा tan L अंडर रूट P अपॉन EI। ओके, ये बचेगा। अब देखो tan थीटा की वैल्यू थीटा है, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या है थीटा है, और ये होती है थीटा इज इक्वल टू 4.5 रेडियंस। एट थीटा इज इक्वल टू 4.5 रेडियंस आपकी tan थीटा की वैल्यू क्या होती है थीटा होती है। यार ये लिख दूं क्या मैं, अगर समझ नहीं आ रहा है, ये बचेगा आपका अंडर रूट EI अपॉन P साइन L अंडर रूट P अपॉन EI, दिस इज इक्वल टू L cos L अंडर रूट P अपॉन EI, ये बचेगा आपका फाइनल, है ना। तो यहाँ से क्या किया है L अंडर रूट P अपॉन EI, cos को इधर ले आए तो ये हमें मिल गया। थीटा क्या है हमारा L अंडर रूट P अपॉन EI, ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट 4.5 रेडियन, 4.5 पुट कर दिया, स्क्वायर करो तो L स्क्वायर P अपॉन EI, ठीक है। 4.5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4.5 का होल स्क्वायर होता है आपका 22.25, ये ठीक है। तो यहाँ से P इज इक्वल टू कितना आ गया, अगर इसको आप पाई के टर्म में कन्वर्ट करते हो तो दैट वैल्यू इज 2 पाई स्क्वायर, पाई के टर्म में कन्वर्ट करके ये वैल्यू होती है 2 पाई स्क्वायर। मेरे पास यार लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया है, आपको करके देखना है तो कर लेना, ठीक है। तो ये फाइनल सॉल्व होके आता है 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यूलर्स बकलिंग लॉ से कंपेयर करो, पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। कंपेयर करोगे तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी L स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई 2, यहाँ से L आ जाएगा आपका L बाई रूट, ऑलराइट। तो ये हो गए हैं आपके चारों केस कॉलम्स के, ठीक है। अब बचता है आपका इंटरमीडिएट कॉलम, और वो आपका जैसा हमने बताया कि बीच में होता है आपके, हमने बात की है इसके बारे में कि जो आपका शॉर्ट कॉलम होता है और लॉन्ग कॉलम के बीच में होता है, ठीक है। तो जल्दी से बस छोटा सा एक फॉर्मूला है इसका, वो हम
मतलब कि अगर बीच में होता है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर शॉर्ट कॉलम में सिर्फ क्रशिंग होती है, ठीक है, और लॉन्ग कॉलम में सिर्फ बकलिंग होती है, तो इंटरमीडिएट कॉलम में क्या होगा, क्रशिंग प्लस बकलिंग, यही तो होगा, है ना। और अगर इंटरमीडिएट कॉलम में क्रशिंग और बकलिंग दोनों होगा तो वो लोड कैसे निकलेगा, 1/P इज इक्वल टू 1/P क्रशिंग प्लस 1/P बकलिंग, और इसी को हम बोलते हैं यूलर्स लोड बकलिंग वाले को। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है किसका, और इंटरमीडिएट कॉलम। अगर इंटरमीडिएट कॉलम में आपको फेलियर लोड निकालना हो तो दैट इज 1/P क्रशिंग, और ये क्या होता है FC A, और ये आपको पता है पाई स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। ये क्रशिंग होती है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है जब आपका कॉलम कैसा होता है, इंटरमीडिएट। ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कॉलम्स में कॉलम सेंस स्टट आपका कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को किसी भी पार्ट में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।